हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। एंड आज हम एंड्रे डुबस की शॉर्ट स्टोरी डांसिंग आफ्टर आवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टोरी की डीएसई की यूनिट 3 की तीसरी स्टोरी है और मैं चाहती हूँ कि शुरू करने से पहले तुम एक सेकंड रुको और सोचो कि इस पूरी यूनिट में हमने क्या पढ़ा है। पहली स्टोरी में एच.जी. वेल्स ने एक ऐसा ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट किया था जहां साइट एक डिसेबिलिटी थी और हमसे ये सवाल पूछा कि नॉर्मल एक्चुअली क्या होता है। दूसरी स्टोरी में एन फिंगर ने रोजा लग्जमबर्ग और एंटोनियो ग्राम्शी को डिसेबिलिटी के लेंस से री इमेजिन किया और दिखाया कि हिस्ट्री के पावरफुल फिगर्स का डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस हाउ दे वेयर परसीव्ड एज पब्लिक फिगर्स। और आज की स्टोरी में एंड्रे डुबस एक बहुत डिफरेंट और बहुत ग्राउंडेड अप्रोच लेता है। वो कोई ऑल्टरनेट वर्ल्ड नहीं बनाता, कोई हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं उठाता। वो एक ऑर्डिनरी बार में, एक ऑर्डिनरी इवनिंग में ऑर्डिनरी पीपल को रखता है और फिर दिखाता है कि डिसेबिलिटी के बारे में हमारे असम्पशंस कितने लिमिटेड हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम लोग इस स्टोरी को, इसके कैरेक्टर्स को, इसके थीम्स को और इसका बाकी दोनों स्टोरी से कनेक्शन सब कुछ क्लियरली समझोगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल पहले से। एंड्रे डुबस। पहले राइटर के बारे में बात करते हैं क्योंकि इस स्टोरी को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। एंड्रे जूल्स डुबस का जन्म 11 अगस्त 1936 को लुइजियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसिस्ट थे। उनका पूरा करियर लिटरेचर और राइटिंग के इर्द गिर्द था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्प्स ज्वाइन की और कैप्टन के रैंक तक पहुंचे। ये डिटेल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मरीन कोर्प्स में सर्विस एक बहुत डिसिप्लाइंड, फिजिकली डिमांडिंग लाइफ होती है। डुबस जानते थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होती है और फिजिकल लिमिटेशन क्या होती है। मरीन कोर्प्स के बाद वो आयोवा सिटी गए और वहां से एमएफए डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट की। अपनी पूरी करियर में वो टीचिंग और राइटिंग दोनों करते रहे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत मुश्किल रही। उनकी बेटी के साथ एक एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ। वो रेप हुई और इस इवेंट के बाद दुबस कई सालों तक अपने लव्ड वंस की सेफ्टी को लेकर पैरानोया में रहते थे। वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए फायर आर्म्स कैरी करते थे। एक बार एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ एक ड्रंकन मैन के साथ और वो ऑलमोस्ट उसे शूट कर देते। यह दिखाता है कि वो कितने एज पे रहते थे उस वक्त, मेंटली और इमोशनली। अब वो इंसिडेंट आता है जो लिटरली उनकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट गया, पहले और बाद। 22 जुलाई 1986, डुबस मैसाचुसेट्स में रात को घर वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो सिबलिंग्स, एक भाई और एक बहन, रोड पे फंसे हुए हैं। उनकी कार ब्रेक डाउन हो गई थी। डुबस ने गाड़ी रोकी। वो उन्हें रोड के दूसरी साइड तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोसेस में एक स्पीडिंग कार आई। बहन की तुरंत डेथ हो गई। डुबस ने भाई को साइड में धक्का दिया और उसे बचाया, लेकिन खुद उस कार की चपेट में आ गए। इस एक्सीडेंट में उनकी दोनों लेग्स की बोन्स कंप्लीटली क्रश हो गई थी। जो ऑपरेशंस हुए वो 3 साल तक चले, पेनफुल, एक के बाद एक। उनका राइट लेग फाइनली एम्प्यूट करना पड़ा और क्रॉनिक इन्फेक्शंस की वजह से वो प्रोस्थेसिस भी प्रॉपरली यूज नहीं कर सके क्योंकि लेफ्ट लेग भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। रिजल्ट ये हुआ कि वो व्हील चेयर पे आ गए और वो व्हील चेयर उनकी बाकी की पूरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस एक्सीडेंट के बाद क्लिनिकल डिप्रेशन आया। जो आदमी कभी मरीन कोर्प्स ऑफिसर रह चुका था, जो फिजिकली स्ट्रांग था, वो एक व्हील चेयर पे था। और इस मुश्किल वक्त में उनकी तीसरी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया, अपनी दो बेटियों को साथ लेकर। इतना सब कुछ एक साथ। लेकिन डुबस ने लिखना नहीं छोड़ा। एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने स्टोरीज और एसेज लिखे। उनका डिसेबिलिटी का पर्सनल एक्सपीरियंस सीधा उनकी राइटिंग में आया और डांसिंग आफ्टर आवर्स उन्हीं स्टोरीज में से एक है। 62 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई। यह सब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब तुम इस स्टोरी में ड्रू को पढ़ोगे, एक व्हीलचेयर यूजर को जो खुशी से जीता है, जो एडवेंचरस है, जो लाइफ को फुली एम्ब्रेस करता है, तो तुम समझो कि यह कैरेक्टर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। डुबस जानते हैं कि व्हील चेयर पे रहना एक्चुअली क्या होता है। वो जानते हैं कि डिपेंडेंसी क्या होती है। वो जानते हैं कि फिजिकल लिमिटेशन के बाद भी ह्यूमन स्पिरिट कैसे सरवाइव करती है। ये पर्सनल नॉलेज इस स्टोरी को एक और डायमेंशन देती है। स्टोरी का सेटिंग और ओपनिंग।
अब स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी मैसाचुसेट्स में सेट है, एक बार में, और हम सीधा एंटर करते हैं एमिली मूर की जिंदगी में। एमिली मूर 40 साल की है। वो इस बार में 7 साल से ज्यादा वक्त से बारटेंडर है। और स्टोरी की शुरुआत में ही हमें फील होता है कि यह एक ऑर्डिनरी वर्किंग डे है, लेकिन कुछ ऑफ है। नैरेटर एमिली की साइकी में जाता है और हमें उसका पर्सपेक्टिव देता है। एमिली खुश नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो खुद से ये एक्नॉलेज नहीं करती डायरेक्टली। वो दूसरे लोगों को देखती है और सोचती है कि उनके पास कुछ है जो उसके पास नहीं। लेकिन फिर वो इमीडिएटली अपने आप को ये कन्विंस करती है कि उसके पास तो सब कुछ है। उसकी आंखें हैं, नाक है, कान है, ब्रेन है। वो देख सकती है, सुन सकती है, सोच सकती है। तो कंप्लेंट का क्या रीजन है? एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो डुबस लिखते हैं एमिली के बारे में। शी कुड नॉट चेंज। शी ऑल्सो लाइक्ड हर फेस, even loved it. She had to. It held her eyes and nose and mouth and ears. They let her see and hear and smell and taste the world. And behind her face was her brain. ये लाइन सरफेस पे एक कॉन्फिडेंट वुमन की बात लगती है जो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इसके अंदर एक हॉलो फीलिंग है। वो अपनी बॉडी के फीचर्स लिस्ट कर रही है जैसे एक इन्वेंट्री कर रही हो। यह सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ जस्टिफिकेशन है। बार में कोई खिड़की नहीं है, इसलिए अंदर वक्त का पता नहीं चलता। एमिली बाहर जाती है थोड़ा फ्रेश एयर लेने, सनसेट देखने के लिए, और यहाँ पहली बार वो ड्रू को देखती है। ड्रू का अराइवल। एमिली देखती है एक वाइट मैन व्हील चेयर में और साथ में एक ब्लैक मैन जो उसके पीछे चल रहा है। यह पहला मोमेंट है जब डिसेबिलिटी डायरेक्टली स्टोरी में एंटर करती है, और एमिली की जो इमीडिएट रिएक्शन है वो बहुत ऑनेस्ट और बहुत रियल है। रियल इसलिए क्योंकि ज़्यादातर एबल बॉडीड लोग एग्जैक्टली यही रिएक्ट करते हैं। एमिली 7 साल से उस बार में काम करती है। उस बार के एंट्रेंस पे रैंप है, स्टेप्स नहीं। 7 सालों में उसने कभी नहीं सोचा कि यह रैंप क्यों है। उसने इसको नोटिस भी नहीं किया। लेकिन जब ड्रू आता है, एक व्हील चेयर यूजर, तब उसे पहली बार यह रैंप नजर आता है। यह डिटेल इतनी स्मॉल लगती है लेकिन इतनी पावरफुल है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें इग्नोर करते रहते हैं जो किसी के लिए क्रिटिकल हैं, क्योंकि वो हमें पर्सनली अफेक्ट नहीं करती। ये डुबस का एक बहुत सबटल पॉइंट है। एमिली की पहली रिएक्शन क्या है ड्रू को देख के? वो होप करती है कि उसकी इंजरी सिर्फ फिजिकल है, ब्रेन अफेक्टेड नहीं है। वो डायरेक्टली ये सोचती है कि अगर उसका दिमाग भी अफेक्टेड है तो उससे डील करना बहुत मुश्किल होगा। उसकी एग्जैक्ट थॉट है, Emily hoped the man's injury was not to his brain as well. She had a long shift ahead of her until 1 o'clock closing, and she did not want the embarrassment of trying to speak to someone and listen to someone whose body was anchored in a chair and whose mind was afloat. इस थॉट को केयरफुली एनालाइज करो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। एमिली यहाँ दो चीजें कर रही हैं। पहला, वो फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी को अलग अलग ट्रीट कर रही है। फिजिकल डिसेबिलिटी एक्सेप्टेबल है उसके लिए, मैनेज हो सकती है, लेकिन मेंटल डिसेबिलिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। ये टॉम शेक्सपियर के ऑब्जर्वेशन के साथ कनेक्ट करता है जो स्टडी मटेरियल में मेंशन किया गया है। शेक्सपियर कहते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन्स आर ऑलरेडी पुश्ड टू द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन मेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स आर पुश्ड इवन फर्दर बिकॉज सोसाइटी थिंक्स दे आर अनरिलायबल और डेंजरस। एमिली की थिंकिंग एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा, एमिली ये थॉट अपने पर्सपेक्टिव से कर रही है। वो ड्रू के बारे में नहीं सोच रही, वो अपने शिफ्ट के बारे में सोच रही है। उसकी इनकन्वीनियंस पहले है। यह एक ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल है नॉन डिसेबल्ड पर्सन की पर्सपेक्टिव का, जो अनकंफर्टेबल है लेकिन रियल है। फिर एमिली नोटिस करती है कि जो ब्लैक मैन ड्रू के साथ है वो उसकी व्हील चेयर को टच नहीं कर रहा, वो सिर्फ साथ चल रहा है। एमिली ये सही समझती है कि ड्रू अपनी लाइफ पे कंट्रोल चाहता है। वो ये इन्फ्रेंस खुद से ड्रॉ करती है, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि एमिली ऑब्जर्वेंट है और समझने की कैपेसिटी रखती है। ड्रू बार में एंटर करता है और बोलता है। उसकी आवाज़ नॉर्मल है, उसकी आंखों में चीयरफुल लाइट है, और एमिली रिलीफ फील करती है। वो कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब वो नॉर्मल है उसके लिए, अंडरस्टैंडेबल है, मैनेजेबल है। ये नॉर्मल वर्ड फिर आया। ये वर्ड इस पूरी यूनिट में बार बार आता है और हर जगह अलग मीनिंग रखता है।
वेल्स की स्टोरी में नॉर्मल का मतलब था मेजॉरिटी। फिंगर की स्टोरी में नॉर्मल एक पॉलिटिकल कैटेगरी थी। और यहाँ डुबस की स्टोरी में एमिली के लिए नॉर्मल मतलब है प्रेडिक्टेबल, सेफ, मैनेजेबल। जो नॉर्मल है वो कंफर्टेबल है, जो अलग है वो अनकंफर्टेबल है। एमिली की साइकोलॉजी। अब एमिली को प्रॉपरली समझते हैं क्योंकि वो इस स्टोरी का सेंटर है। एमिली की डेली रूटीन बहुत स्ट्रक्चर्ड है। डुबस ने इस रूटीन को डिटेल से डिस्क्राइब किया है। रात को वो 2-3 पोएम्स पढ़ती है, 2 बार, फिर एक नॉवेल या स्टोरीज पढ़ती है जब तक नींद नहीं आती। सुबह उठ के ग्रेप फ्रूट या मेलन खाती है, सीरियल विद बनाना, व्हीट टोस्ट। 1 घंटे बाद वॉक पे जाती है, 5 माइल्स तेरी 55 मिनट्स में। पहला हाफ माइल अपने नेबरहुड में, फिर 2 माइल्स एक वुडेड रोड से जो एक फार्म के पास से गुजरता है जहाँ काउस खड़े रहते हैं। शाम में फिश या चिकन पकाती है, राइस, एक येलो वेजिटेबल और एक ग्रीन वेजिटेबल। काम नहीं होता तो घर साफ करना, कपड़े धोना, ग्रोसरी लाना, मूवी देखना, ये सब। ये डिसिप्लिन दिखने में इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन डुबस खुद लिखते हैं कि ऑल ऑफ दिस सस्टेन्ड हर बॉडी एंड सोल, बट दे ऑल्सो आइसोलेटेड हर। ये रूटीन उसकी बॉडी और सोल को सस्टेन करती है, लेकिन यह उसे आइसोलेट भी करती है। वो अपनी ज़िंदगी इतने केयरफुली ऑर्गेनाइज करती है कि उसमें किसी के लिए जगह नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि एमिली का प्यार में कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। डुबस उस एक्सपीरियंस को डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन हिंट्स देता है। एमिली ने टीचिंग की जॉब छोड़ी थी, दर्द की वजह से। वो जेफ के क्लोज नहीं आना चाहती, जो क्लियरली उसे पसंद करता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो पहले हुआ था, वो एक्सपीरियंस उसके अंदर डीप था और उसने डिसाइड किया कि अब और पेन नहीं। लेकिन यहाँ एक आयरनी है जो डुबस बहुत स्किलफुली दिखाते हैं। एमिली कहती है कि वो पेन से दूर रहना चाहती है, लेकिन जब ड्रू आता है, वो उसकी सफरिंग की तरफ खिंच जाती है। वो उसकी व्हील चेयर के बारे में सोचने लगती है। वो इमेजिन करती है कि ड्रू कैसे खाना खाता होगा, कैसे बाथरूम यूज करता होगा। वो एल्विन के बारे में सोचती है कि वो ड्रू की कितनी हेल्प करता होगा। वो एक ऐसी चीज की तरफ खिंच रही है जो अनकंफर्टेबल है, जो पेनफुल है। ये दिखाता है कि वो पेन से अट्रैक्ट होती है, डिस्टेंस मेंटेन करके। वो पेन को ऑब्जर्व कर सकती है, एक्सपीरियंस नहीं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न है। जब भी एमिली अपनी ज़िंदगी की एम्प्टीनेस रियलाइज़ करती है, जब उसे फ़ील होता है कि कुछ मिसिंग है, वो तुरंत एक मेंटल चेकलिस्ट रन करती है। आई कैन वॉक, फीड माई सेल्फ, शावर, सिट इन अ टॉयलेट, मेक लव। ये लाइन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? ये ग्रेटिट्यूड नहीं है, यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो डिसेबिलिटी को एक यार्डस्टिक की तरह यूज कर रही है अपने दर्द को मिनिमाइज करने के लिए। लॉजिक ये है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे ड्रू जैसी सिचुएशन नहीं फेस करनी। वो ड्रू की डिसेबिलिटी को अपनी प्रॉब्लम से वर्स समझती है और इस कंपैरिजन में वो खुद को बेटर फील कराती है। ये एटीट्यूड प्रॉब्लमेटिक है और डोबस ये इंटेंशनली दिखाते हैं। जेफ का कैरेक्टर। अब जेफ के बारे में बात करते हैं। जेफ इस बार का मैनेजर है। वो एमिली से इंटरेस्टेड है और एमिली भी ये जानती है, लेकिन एमिली उस कनेक्शन को अलाउ नहीं करती। जेफ ने एमिली को लंच के लिए इनवाइट किया। एमिली हेजिटेट करते हुए अग्री करती है, लेकिन फिर अपने डिसीजन का एनालिसिस शुरू कर देती है। एमिली की थिंकिंग यहाँ बहुत रिवीलिंग है। वो सोचती है कि लंच सेफ है क्योंकि लंच डे टाइम में होता है। डिनर डेंजरस है क्योंकि डिनर नाइट में होता है और नाइट में टाइम टाइमलेस हो जाता है। ब्रांडी हो सकती है और अ फ्राइडे डिनर कुड एंड सैटरडे मॉर्निंग। इन अ शावर दैट सूट योर स्किन बट नॉट योर हार्ट विच हैड ओpened यू टू पेन। वो डिनर से नहीं डरती, वो वल्नरेबिलिटी से डरती है। वो इस पॉसिबिलिटी से डरती है कि वो फिर किसी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगी और फिर हर्ट होगी। लेकिन जेफ का कैरेक्टर एमिली के ऑपोजिट एंड पे है। जेफ जेन्युइनली ओपन और कंपैशनेट है। जब वो ड्रू को पहली बार देखता है, उसकी पहली थॉट क्या है? बाथरूम डोर्स। वो तुरंत सोचता है कि ड्रू के लिए बाथरूम एक्सेसिबल नहीं है और उन्होंने डोर्स वाइड करनी चाहिए। यह एक एक्ट ऑफ जेन्युइन इंक्लूसिविटी है। वो ड्रू पे पिटी नहीं करता,
वो प्रैक्टिकली सोचता है कि एनवायरनमेंट को ड्रू के लिए एक्सेसिबल कैसे बनाएं। जेफ का एक पुराना दोस्त था जो वियतनाम वॉर में माइन एक्सीडेंट का विक्टिम था। वो भी व्हीलचेयर में था। जेफ बताता है कि वो उस दोस्त को फिशिंग पे ले जाते थे, बोट पे उठाते थे। दोस्त को फिशिंग से प्लेजर मिलती थी, लेकिन जेफ कहता है कि वो दोस्त कभी जेन्युइनली खुश नहीं था। इंटरनली वो दर्द में था। जेफ कहता है, आई हैड अ फ्रेंड लाइक हिम। He always looked happy and I knew he was never happy. A mine got him in Vietnam. और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, जेफ ने ही इस बार के एंट्रेंस पे रैंप लगवाया था, अपने दोस्त की वजह से। अपना दोस्त यहाँ आया नहीं, लेकिन जेफ ने फिर भी रैंप लगवाया। यह इंटेंशन है, यह इंक्लूजन है। वो जानता था कि किसी दिन कोई आएगा जिसे इस रैंप की जरूरत होगी। एल्विन और ड्रू का रिलेशनशिप, कैल, जो एमिली की एक कलीग है, इन्फॉर्म करती है कि ड्रू का साथी एल्विन एक्चुअली उसका पर्सनल केयर असिस्टेंट है और साथ ही दोस्त भी। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एल्विन ड्रू की व्हील चेयर पुश नहीं करता अननेसेसरीली। वो ड्रू के डिसीजंस रिस्पेक्ट करता है। ड्रू इंडिपेंडेंटली मूव करता है जब तक वो कर सकता है। यह रिलेशनशिप एक आइडियल केयर गिविंग डायनामिक को रिप्रेजेंट करती है जहाँ डिग्निटी सेंट्रल है। और फिर एमिली अपना इमेजिनेशन शुरू करती है। वो सोचती है कि एल्विन ड्रू का खाना खाता होगा, फोर्क में पीस उठाता होगा, उसे फीड करता होगा। फिर वो और आगे सोचती है, ड्रू के बाथरूम यूज के बारे में, कितनी डिपेंडेंसी है, कैसे एल्विन हेल्प करता होगा। और एमिली का बॉडी शडर करता है। वो फिजिकली अनकंफर्टेबल हो जाती है इस इमेजिनेशन से। ये एक ऑनेस्ट मोमेंट है डुबस की तरफ से। वो प्रिटेंड नहीं करता कि डिसेबिलिटी को लेकर एबल बॉडीड लोगों में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। वो डायरेक्टली दिखाता है कि वो डिस्कम्फर्ट एग्जिस्ट करती है। एमिली बुरी इंसान नहीं है। वो सिंपली एक ऐसी रियलिटी कन्फ्रंट कर रही है जिससे वो पहले कभी नहीं मिली। लेकिन फिर स्टोरी रियलिटी करेक्ट करती है। एक्चुअली एल्विन ड्रू को फीड नहीं करता। वो स्टेक का एक पीस कट करके ड्रू की फिंगर्स के बीच रख देता है और ड्रू खुद अपने हाथ से खाता है। ये एक स्मॉल बट पावरफुल डिस्टिंक्शन है। ड्रू डिपेंडेंट है, जरूर, लेकिन वो अपना एजेंसी मेंटेन करता है। वो खुद डिसाइड करता है क्या करना है। वो कंट्रोल अपने हाथ में रखता है जितना पॉसिबल हो। ये सीन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। एल्विन और ड्रू का रिलेशनशिप क्या है? आंसर ये है, यह एक फ्रेंडशिप है जो केयर गिविंग के साथ एग्जिस्ट करती है और जिसमें ड्रू की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया? हमने एंड्रे डुबस की लाइफ समझी और ये जाना कि उनका खुद का व्हीलचेयर एक्सपीरियंस इस स्टोरी में डायरेक्टली आया है। हमने एमिली को समझा, एक 40 साल की बारटेंडर जो दर्द से इतनी थक चुकी है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक फोर्ट्रेस बना ली है। आपने रूटीन देखी उसकी, डिसिप्लिन देखी और उसकी वो साइकोलॉजी देखी जो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में कुछ भी जेन्युइनली एक्सपीरियंस नहीं करती। हमने ड्रू को पहली बार देखा, एमिली की इनिशियल रिएक्शंस एनालाइज की और समझा कि नॉन डिसेबल्ड लोगों की परसेप्शन में डिसेबिलिटी को लेकर क्या असम्पशंस होते हैं। हमने जेफ का कैरेक्टर कवर किया जो जेन्युइन इंक्लूसिविटी रिप्रेजेंट करता है। और हमने एल्विन और ड्रू का रिलेशनशिप समझा जिसमें ड्रू की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस सेंट्रल है। अब जो बचा है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 2 में हम एमिली और जेफ के रिलेशनशिप की टेंशन देखेंगे। स्टोरी का सबसे पावरफुल सीन कवर करेंगे जो है ड्रू की स्काई डाइविंग डांसिंग सीन देखेंगे जिस पे स्टोरी का टाइटल बेस्ड है। और जेफ के दोस्त की स्टोरी से ड्रू की कंपैरिजन करेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है। फिर थीम्स फुली एनालाइज करेंगे और तीनों स्टोरीज को एक यूनिट की तरह कनेक्ट करेंगे। और बिल्कुल एंड में कंप्लीट एग्जाम समरी होगी। इस वीडियो को यहाँ रोक लो, नोट्स लिख लो जो अभी कवर हुआ। पार्ट 2 सीधा यहाँ से पिकअप करेगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।